नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 15 साल लंबे वनवास के बाद वर्ष 2018 के चुनाव में शानदार जीत हासिल कर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी। फिलहाल भूपेश सरकार को सत्ता में काबिज हुए 3.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस बीच वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है वैसे वैसे विधानसभा चुनाव 2023 की जंग भी करीब आ रही है। ऐसे में आगामी चुनाव को लेकर भी कांग्रेस ने न सिर्फ रणनीति बनाई है बल्कि उसके मुताबिक वो आगे भी बढ़ रही है। सीएम भूपेश बघेल लगातार प्रदेश के तमाम हिस्सों में जाकर लोगों से भेंट मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस अपनी उन योजनाओं का भी जमकर बखान कर रही है जो बीते 3.5 साल में शुरू हुई है और इन योजनाओं से गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं और युवाओं की जिंदगी में थोड़ा बहुत ही सही बदलाव जरूर आया है। हालांकि बीजेपी लगातार यह आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए, उसका हर वादा अधूरा है। खैर, इस आरोप को जनता किस तरह से ले रही है, उसे सूबे में बीजेपी की सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए अजय जामवाल को क्षेत्रीय संगठन महामंत्री की जो जिम्मेदारी दी गई है, उसमें वह कितना खरा उतरेंगे। क्या वह भूपेश सरकार की उन नीतियों का कोई तोड़ निकाल पाएंगे जिससे बीजेपी सत्ताधारी कांग्रेस के मुकाबले मजबूत हो और 2023 का चुनाव फतह कर सके। अब जनता मांगे जवाब में चर्चा इसी को लेकर होगी कि आज के मुद्दे जामवाल करेंगे कमाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भले ही अभी 1 साल से ज्यादा का समय बाकी हो, लेकिन सियासी दलों की तैयारियां तेज हो चली है। एक तरफ सीएम भूपेश बघेल लगातार जनता के इस बीच में जनाधार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सूबे में अब केंद्रीय नेतृत्व ने कमान संभाल ली है और उनके लगातार दौरे भी हो रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कई केंद्रीय नेता शामिल हुए। खैर, आगामी चुनाव को लेकर जनता किस पर विश्वास करती है और किसका साथ देकर उसकी सरकार बनाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अजय जामवाल को संगठन की जो बड़ी जिम्मेदारी दी है उसमें वो कितना खरा उतरेंगे, क्या वो कमल खिलवा पाएंगे। चलिए इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले चुनावी घमासान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी सक्रिय हो गई है। जीत का रास्ता तैयार करने में कोई कोर कसर नहीं रखी जा रही है। कांग्रेस की कामयाबी के लिए खुद सीएम भूपेश बघेल ने कमर कस रखी है। वो लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं चुनावी रण को लेकर प्रदेश भाजपा में एक और संगठन मंत्री अजय जामवाल की नियुक्ति की गई है। जामवाल छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश का भी प्रभार देखेंगे। खास बात यह है कि जामवाल रायपुर में ही रहकर संगठन का कामकाज देखेंगे। लेकिन बड़ा और अहम सवाल यह है कि नए संगठन महामंत्री जामवाल प्रदेश भाजपा में क्या एक नई ऊर्जा का संचार कर पाएंगे? क्या भूपेश सरकार की किसान उपयोगी नीति का कोई तोड़ निकाल पाएंगे जामवाल? आपको बता दें कि 2018 के चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी में लगातार बिखराव की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में गांव, गरीब और किसान के हित में योजनाएं लाने वाली कांग्रेस सरकार के कामों को देखते हुए बीजेपी 2023 के चुनाव की जो तैयारियां कर रही है वो कितनी खास है, इस पर फिलहाल हर किसी की नजर है। वैसे इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि लोकल चेहरे को छोड़ केंद्रीय स्तर के नेताओं का रुख बीजेपी को क्यों करना पड़ रहा है। इधर बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा है कि संगठन मंत्री का प्रवास है, वो सभी लोगों से रूबरू होंगे। आने वाले समय में किस प्रकार की योजना बनानी चाहिए जिससे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बने और गतिविधि कैसे तेज करे, इस विषय पर चर्चा होगी। वहीं केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर कहा गया है कि केंद्र की जितनी योजना छत्तीसगढ़ में चल रही है उन योजनाओं की समीक्षा केंद्रीय नेताओं और मंत्रियों ने की है। संगठन मंत्री का छत्तीसगढ़ प्रवास है, प्रथम बार आ रहे, परिचयात्मक उनका संवाद है सबसे। सब कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप के बाद में आने वाले भविष्य में ऐसी कैसी कौन सी योजनाएं बनाना चाहिए जिससे छत्तीसगढ़ में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने
और गतिविधि और तेज कैसे करें, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। आज श्री जामवाल जी का शुभागमन पहली बार छत्तीसगढ़ हो रहा है। 2023 में छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव है और इस निमित्त हम संगठन को और मजबूत कर रहे हैं ताकि 2023 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की जो कांग्रेस की जो झूठी सरकार, निकम्मी सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने में हम लोग सफल हों। सूबे में लगातार बीजेपी के संगठन मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय नेता आ रहे हैं, कुछ देकर जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वो केवल राजनीतिक बयानबाजी करके जाते हैं, जो गलत है। केंद्रीय नेता आ रहे हैं, अच्छा है, कुछ दे के जाए और अच्छा लगेगा, लेकिन केवल वो बयानबाजी करके, राजनीतिक बयानबाजी करके जाते हैं, वो गलत। छत्तीसगढ़ में 15 साल सत्ता में रहने के बाद साल 2018 के चुनावी दंगल में बीजेपी महज 15 सीटों पर सिमट गई थी, जिसके बाद संगठन में मतभेद उभर कर दिखने लगे थे। फिर 2 साल बाद राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह को हटा दिया गया। हालांकि अब जब चुनावी जंग नजदीक आ रही है तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर छोड़ती नहीं दिख रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जनता से जमीनी स्तर पर जुड़ गई है, उसकी किसान उपयोगी नीति का क्या बीजेपी तोड़ निकाल पाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा अपने लोकल चेहरे को छोड़ केंद्रीय स्तर के नेताओं पर जो भरोसा जता रही है, उसका क्या परिणाम होगा, ये देखना भी अहम होगा। स्वदेश न्यूज के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो जामवाल करेंगे कमाल, जनता मांगे जवाब में छत्तीसगढ़ के आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता हैं मणि वैष्णव जी। वैष्णव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता हैं केएल चौहान साहब। चौहान साहब, आपका भी स्वागत है। जेसीसी जैसे यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदीप साहू जी। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चौहान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? चौहान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है मेरे को आवाज आ रही है। चौहान साहब, सामान्य तौर पे ये पहली बार इस तरह से ये मध्य प्रांत में ये हुआ है, मध्य क्षेत्र में, कि पहले से प्रदेश संगठन महामंत्री हैं तो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नहीं लाए गए थे। क्या ये छत्तीसगढ़ में ही वो रहेंगे जामवाल साहब, और वो उनके निश्चित तौर पे उनके नियंत्रण में है? आपके पहले से पवन देसाई जी हैं वहां, तो क्या ये छत्तीसगढ़ में आपको लग रहा है कि बीजेपी लगातार कमजोर होती जा रही है, इसलिए दो संगठन महामंत्री रखे गए हैं? देखिए, ये क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं और प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं पवन साय जी। और ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री पहले नहीं थे, वो भी थे, लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि वो रायपुर प्रवास करते रहते थे। और अभी रायपुर में जैसे उनका दफ्तर है और अभी बनाया गया है जामवाल जी का, और तो वहाँ यहाँ पर बैठ मॉनिटरिंग करेंगे, उसमें तो मतलब ये एक व्यवस्था है और कुछ नहीं है। और चौहान साहब, थोड़ा सा हम रोकेंगे आपको। आपने कहा कि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री भी रहते थे, प्रदेश संगठन महामंत्री भी रहते थे। आपको याद होगा थोड़ा सा, ये मध्य क्षेत्र जो कहलाता है, जिसमें मध्य प्रदेश है, मालवा है, महाकौशल है, छत्तीसगढ़ है, 4 प्रांत हैं इसमें, और जामवाल साहब को 4 प्रांतों का नियंत्रण करने को दिया गया है। तो आप जामवाल साहब के पहले कौन थे, कब थे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री? पहले भी थे, अभी मेरे को उतना ज्यादा ध्यान में नहीं है, लेकिन पहले भी थे। इनके पहले भी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री थे, रहे होंगे कई सालों पहले। देखिए, ये दूसरे प्रांतों में व्यवस्था थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ ये व्यवस्था नहीं थी। संगठन ने ये व्यवस्था पहली बार यहाँ बनाई है। नहीं, महाराष्ट्र में भी क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र से जो हैंडलिंग होता था वो मध्य प्रदेश में होता था और छत्तीसगढ़ में होता था। वहां पर बैठे थे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री। मैं वही बोल रहा हूँ चौहान साहब के दूसरे महाराष्ट्र है, दूसरे राज्यों में था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नहीं था ये। नहीं, हैंडलिंग वहां से होता। हाँ, अब हैंडलिंग रायपुर से हो रही है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। प्रवास करते थे, इस वजह से क्या होता है कि कई संगठन मंत्री है और कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं और कई मतलब हम लोग हमारे संगठन में कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो
जो हमारे को भी पता नहीं रहता है कि कब वो अपना काम करके चले जाते हैं, तब वो जनता के लिए, और उनका मेन कारण रहता है कि क्या जनता को चाहिए और क्या हमारी पार्टी दे रही है और पार्टी हमारी उस हिसाब से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये किसी को पता नहीं रहता। ये हमारी व्यवस्था है और हमारे सामने भी अगर बैठे रहेंगे तो हमारे को ये पता नहीं रहेगा कि ये हमारे संगठन के कोई अधिकारी है। ये ऐसी व्यवस्था है क्योंकि नहीं, ये अलग बात है चौहान साहब, ये अलग बात है कि हम बैठे कौन है, गुप्त रूप से वो अधिकारी आपके पदाधिकारी आए हैं, ये तो बाकायदे घोषणा की गई है। ये तो वहां से नड्डा जी ने 3 नियुक्तियां की थी, जिसमें जामवाल साहब को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 4 प्रांतों का नाम दिया गया है, लेकिन उसमें 3 प्रांत मध्य प्रदेश में आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ अकेला प्रांत है। तो इन चारों पे मतलब ऐसा रायपुर में ही बैठना है उनका जो मुख्यालय है रायपुर रहेगा, प्रवास पे यहाँ आएंगे। आपने कहा प्रवास पे आते थे, प्रवास पे सह संगठन मंत्री आया करते थे, सह संगठन मंत्री, है ना। प्रदेश में जो प्रदेश संगठन मंत्री महामंत्री होते थे, संगठन मंत्री जो है, संगठन जो मंत्री है, राष्ट्रीय संगठन मंत्री जो है, वो इनके क्षेत्रीय संगठन महामंत्री के ऊपर है। हाँ, वो ऊपर है। मैं ये बोल रहा हूँ कि और उसके बाद मैं बता दूं आपको, क्षेत्रीय संगठन मंत्री और प्रदेश संगठन महामंत्री के बीच में भी एक पदाधिकारी है, वो भी आते हैं। लेकिन क्या है कि ये बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि पहले ये जो जामवाल जी थे वो आसाम पूर्वोत्तरी राज्य में जी, और वहाँ से वामपंथी का जहाँ और ज्यादा जो मामला है, वहाँ से इनको लाया गया है। क्यों लाया गया है? क्योंकि आसाम जो पूर्वोत्तर राज्य था हमारा, वहाँ पर लोग छोटी छोटी पार्टियों के सहारे ही वो समझते थे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो दूर कर देंगे। उनसे एक मुख्य धारा से जोड़ने का काम उन्होंने किया। इस वजह से इनको बिल्कुल चौहान साहब, हम ये पूछ ही नहीं रहे कि क्यों लाए गए। हमारा सवाल तो सीधा सीधा है भाई, छत्तीसगढ़ को जो संघ की तरफ से प्रतिनिधित्व जो होता है वो छत्तीसगढ़ को कितना जानता है। पवन देव साहब वहीं के क्षेत्रीय प्रचारक रहे हैं, वो पहले से काम कर रहे हैं, क्षेत्रीय प्रचारक छत्तीसगढ़ में ही रहे हैं ना, तो पहले से ही काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की जो स्थिति, अब मैं सीधे शब्दों में आ जाता हूं कि जो आप तो खैर इस बात को नकार देंगे, मैं सीधे शब्दों में आता हूं कि जो छत्तीसगढ़ की बीजेपी है वो गुटों में बंटती जा रही है। कहा जाता है, मैं नहीं आरोप लगा रहा हूं, ये कांग्रेस लगा रही है कि एक दुर्ग में बटी है सरोज पांडे जी की तरफ, एक दुर्ग में, एक छत्तीसगढ़ में बृजमोहन जी के साथ है, एक रमन जी के साथ है, चौथा गुट बनता जा रहा है, धर्मलाल कौशिक जी के साथ जाता जा रहा है। इस कारण केंद्रीय नेतृत्व कहीं न कहीं चिंतित हो रहा है और 2023 से ज्यादा उनको 24 दिख रहा है। तो ये क्या गुटबाजी खत्म होगी? त्रिपाठी जी, मैं इसमें बोलना चाहता हूं कि गुटबाजी बहुत अच्छी रहती है, कंपटीशन सब जगह अच्छा रहता है, लेकिन वो कंपटीशन सकारात्मक होना चाहिए, किसी को दबाने का नहीं, किसी को कुचलने का नहीं। और उस कंपटीशन का असर जो है वो जनता पे नहीं जाना चाहिए। जैसे जब हम प्रदेश की सरकार में देख रहे हैं, एक मंत्री जो इस्तीफा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कारण लिखते जाता है कि जनता का नुकसान हो रहा है, केंद्र पैसा भेज रहा है, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, मुझे जो आवंटन कर रहा है 500 करोड़ रुपए, चौहान साहब थोड़ा आप अपने ईपी का माइक अपने थोड़ा पास ला लीजिए, बहुत अच्छे से आवाज नहीं आ रही। ईपी का माइक थोड़ा पास ले लीजिए। जी 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 जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि गुटबाजी जो है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुटबाजी दूसरों को, जनता को हित में होनी चाहिए, वो उनके नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, स्वास्थ्य विभाग और अपना गृह विभाग ये नकारात्मक है, दूसरे लोग भी नकारात्मक है, वन मैन शो वहां पर कोई काम नहीं होता है। कंपटीशन बहुत अच्छी बात है। मतलब ये आप मानते हैं कि वहाँ 4 गुटों में कंपटीशन चल रहा है आपकी पार्टी में, मानते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 10-15 गुटों में हो जी, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन वो सकारात्मक होना चाहिए, ये नकारात्मक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये नकारात्मक नहीं होना चाहिए। सरोज पांडे जी वहां तत्कालीन मुख्यमंत्री से थोड़ा अलग अलग चल रही थी। 14 में 11 में से 10 सीट जीत गए आप, एक मात्र सरोज पांडे हार गई दुर्ग में। देखिए, हर एक चीज की परिस्थिति और स्थिति अलग अलग होती है जी, अलग, हर कैंडिडेट की स्थिति अलग अलग होती है। अभी हमने 2019 में सबकी सब सीटें बदल दी, वो तो पूरे चुने हुए थे, है ना? उसमें से भी 11 में से हम 9 सीटें जीत के आए। क्यों? जो पुराने सांसद थे उन्होंने संगठन के लिए कार्य किया कि नहीं किया? सभी किया। अगर जैसे सरोज पांडे जी कुछ मतों से रह गई, लेकिन उसके बाद विजय बघेल, आपने कहा कि गुटबाजी हो, लेकिन गुटबाजी में पार्टी का नुकसान न हो, इसलिए मैंने सवाल किया। गुटबाजी थी अच्छी खासी, सब जानते हैं राजनीतिक हलकों में सरोज जी की और रमन सिंह जी की नहीं पड़ती थी। त्रिपाठी जी, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। अगर वो पटती है नहीं पटती है तो ये पार्टी के ऊपर असर नहीं आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर असर नहीं आ रहा है, और मेन बात, समाज के ऊपर असर नहीं आ रहा है, प्रदेश के ऊपर असर नहीं आ रहा है, और देश के ऊपर असर नहीं आ रहा है। ये मेन बात है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। बिल्कुल करिए आप, चलिए, होनी चाहिए, लेकिन सकारात्मक तौर पे होनी चाहिए। हर एक आदमी को अपना आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, हर एक आदमी को आगे। बिल्कुल चौहान साहब, हम आपके पास आते हैं, आपने बहुत सारे, ठीक है, आपने कहा गुटबाजी बहुत अच्छी चीज है, आपके यहाँ भी गुटबाजी हो रही, कंपटीशन हो रहा, लेकिन गुटबाजी में नुकसान ना हो, और आपने परोक्ष रूप से सब कुछ सिंहदेव जी और रमन सिंह जी। चौहान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। वैष्णव जी है हमारे साथ, उनसे भी तो बात कर लें, आपने बहुत सारे आरोप लगाए। मणि जी, मेरी आवाज आ रही? सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा। यहाँ चौहान साहब भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र सरासर झूठ बोलकर निकल रहे थे कि पहले भी ऐसी व्यवस्था थी, आपने पकड़ लिया, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। चलिए, धन्यवाद। पकड़ने का ही हम खाते हैं साहब। यहाँ देखिए, सीधी सी बात, मणि हमारा सवाल सुन लीजिए, आप उनके सवाल, उन्होंने जो भी अपने तर्क दिए हैं उसका उत्तर आप दीजिएगा, प्रत्युत्तर देना आपका काम ही है। हमारा सवाल यहाँ यह है कि देखिए, एक तरफ बीजेपी, आप भी जानते हैं, आपके कई बड़े नेता कह चुके हैं कि कभी आपका जो सेवा दल संगठन हुआ करता था वो बहुत मजबूत होता था, और उसी के कारण पूरे देश में कांग्रेस राज करती थी। सेवा दल एक तरफ खत्म होता जा रहा है, दूसरी तरफ संघ बढ़ता जा रहा है, और संघ जब बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पे अनुशासनबद्ध हो रही है पार्टी। और बीजेपी में यही थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, आप भी जानते हैं, हालांकि 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी रहा है, गड़बड़ हुई थी, और जिसके कारण वो 14 सीटों पे सिमट के रह गए। आप 68 से बढ़ते गए, 68 हो गए, 69 हो गए, 70 हो गए, 71 हो गए, लगातार उपचुनाव 3 आप जीत गए। लेकिन अभी फिलहाल जो उन्होंने कमेंट्स किया है कि कांग्रेस के अंदर अगर ये गुटबाजी आ रही है, आप 2/3 बहुमत से सरकार आपने बना ली, ये गुटबाजी आपके लिए चिंता का विषय नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं, भूपेश सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, जिसको उनकी 1-2 ऐसी योजनाएं भी रही हैं जिनको केंद्र सरकार ने आत्मसात किया है कहीं ना कहीं, वो अलग बात है, गोबर वाले मुद्दे में दूसरे नाम से किया, लेकिन आत्मसात किया। लेकिन ये गुटबाजी एक ऐसा घुन है जो कब कौन सा परिणाम दे दे इसका आपको भी पता नहीं चलेगा। देखिए, अभी तो चौहान साहब कह रहे थे कि गुटबाजी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उनकी बात को मैं सीरियस नकारता हूँ जी, और निष्पक्षता पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि गुटबाजी किसी भी पार्टी के लिए सही चीज नहीं। प्रतिस्पर्धा एक अलग चीज है, गुटबाजी एक अलग जी। प्रतिस्पर्धा हो सकती है तो प्रतिस्पर्धा हर पार्टी होनी है। गुटबाजी एक ऐसी चीज है जिससे हर पार्टी को नुकसान होता है। आप विपक्ष में बैठे हैं, जनता ने आपको विपक्ष में बैठाया ताकि आप मजबूती से उनकी आवाज उठाएं। आपके अंदर गुटबाजी रहेगी तो आप काम कैसे करेंगे? सीधी सी बात है कि गुटबाजी से हर किसी को नुकसान है, नुकसान नहीं है उसकी वाली बात जी। और जहां तक कांग्रेस पार्टी और सेवा दल की बात की आपने, सेवा दल ठीक है, लेकिन सेवा दल भी बैकग्राउंड में जो है अपना काम लगातार कर रहा है। और जो कांग्रेस पार्टी, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जैसे संघ में जो ढांचा बना हुआ है, संघ में एक बहुत ही सामान्य बात कही जाती है कि सूचना मिली तो सूचना बंद, ये बहुत चर्चित बात है। इसका मतलब है कि आदेश मिला, उसके बाद आप अपने मन में कुछ भी मत सोचिए, आप जो है सीधा निर्णय का सम्मान करिए और सीधा जो है आगे बढ़िए काम करिए। वहां सोचने का अधिकार आपको नहीं दिया जाता। कांग्रेस पार्टी में सोचने का अधिकार है, मत का अधिकार है, वोट का अधिकार है,
पार्टी की संघ से तुलना करना वो बिल्कुल भी जायज नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के आधार पर जो चल रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है और कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा जनता के लिए काम करने पर विश्वास करती है। आज भी हम जब हम आगे चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे या लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे, तो हम अपने काम के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। हमने जो किसानों की कर्ज माफी की, जो हम सर्वाधिक समर्थन मूल्य दे रहे हैं, हम गोबर से गौमूत्र तक खरीद रहे हैं, आत्मानंद स्कूल जो है खोल रहे हैं, लगातार हम अंग्रेजी स्कूल खोल रहे हैं शासकीय, जिसमें लगातार होड़ मची है। बड़े बड़े लोग होड़ मचाए हुए हैं वहां अपने बच्चों के एडमिशन दिलाने। धनवंतरी जो है धनवंतरी मेडिकल स्टोर खोले जा रहे हैं, 70% कम जो मूल्य पर दवाई वहां मिल रही है। जी जी, हम अपने काम के आधार पर जीतना चाहते हैं। हम गुटबाजी की बात कर रहे हैं सर मणि जी, हम इस बात कर रहे हैं कि गुटबाजी एक ऐसा गुण है जो कब परिणाम बदल दे आपको पता नहीं। आपने कहा कि हमारे यहाँ विचारों की स्वतंत्रता है, यानी आपके यहाँ विचार रखने की स्वतंत्रता है। इनके यहाँ संघ में ऐसा है कि एक निर्देश आता है, अनुरोध नहीं होता, वहां सीधे निर्देश आता है, आपको ये करना है। वो निर्देश ने ये कमाल किया कि लगातार देश में बढ़ती जा रही 16 से 17 राज्यों में उनकी सरकार बन गई, आप सिमटते जा रहे हैं। आपके लोकसभा में ये स्थिति है कि नेता प्रतिपक्ष 10% सांसद नहीं जीत के आए कि नेता प्रतिपक्ष बना ले। तो ये विचारों की स्वतंत्रता आपने दे करके कांग्रेस को और पीछे कर दिया। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की बढ़ोतरी को देख रहे हैं, लेकिन देश जहां जो लगातार पिछड़ा जा रहा है, जो महंगाई की बात पर में, जो बेरोजगारी चरम पे है, जो गरीब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो उद्योगपतियों की जेब लगातार बढ़ती जा रही है, रसोई की जो सेंध लगती जा रही है, खाना पीना हराम हो चुका है लोगों को, उसको कांग्रेस देखती है। बढ़ोतरी और घटोतरी ये कांग्रेस पार्टी नहीं देखती। हम अपनी विचारधारा पे अडिग है और हम अपनी विचारधारा के आधार पर ही काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना भी अनुशासन का ढोंग कर ले, चाहे कितना भी बढ़ती जाए, उससे हमें मतलब नहीं। हम अपना काम करेंगे और उस आधार पर जनता के बीच जाएंगे। और ये बात करते हैं कि क्या गुटबाजी में अनुशासन है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के प्रभारी बन कराए थे, और यहाँ गुटबाजी का ये आलम था कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय था वहाँ आगजनी हो गई थी। नरेंद्र मोदी जी को टेबल इनके चिप कर अपनी जान बचानी पड़ी थी। ये बात करेंगे सरोज पांडे, मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन उसके बाद संभल गए ना, मुझे मालूम है 98 में आए थे। कुछ नहीं संभले। और दिग्विजय सिंह युवा मोर्चा के जो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको सरोज पांडे और प्रेम प्रकाश गुट के लोग गिलाई के साथ घेर लेते हैं और उनको नजरबंद कर देते हैं। और आपको बता दूं कि अभी हाल ही में पनामा पेपर्स का आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया में। अरे वही तो ठीक करने, दो संगठन, वही तो ठीक करने हैं। शेयर कर दिया। अरे वैष्णो जी, वही तो ठीक करने के लिए दो संगठन महामंत्री आ गए हैं। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आप अपनी बात करिए। उनके यहाँ क्या हुआ वो मुझे सारा केस, नंद कुमार साय को नेता प्रतिपक्ष का बनाया गया था तो किस तरह बीजेपी कार्यालय में हमला हुआ था, किस तरह साय जी की टांग टूट गई थी, मोदी जी वहीं उपस्थित थे, मोदी जी किस कमरे में छुप गए थे, सारा किस्सा सबको मालूम है। हम तो आपसे सवाल आपका कर रहे हैं कि आप विचारों की स्वतंत्रता दे रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं। एक तरफ 68 विधानसभा सीट जीतते हैं, लोकसभा होता है तो आप 2 में सिमट जाते हैं। इस चीज पे कहीं न कहीं एक गुटबाजी का रंग जो और घुल जा गया है अभी फिलहाल, जिसका उन्होंने मैं नहीं बोल रहा हूं, चौहान साहब ने जो परोक्ष रूप से आरोप लगाया, वो गुटबाजी को एक तरफ इनके यहाँ संगठन महामंत्री आके गुटबाजी खत्म कर रहे हैं। आपके यहाँ कोई ऐसा नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व से नहीं पहुंच रहा जो गुटबाजी खत्म करे? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि गुटबाजी हमारे यहाँ जितनी बड़ी समस्या नहीं है भारतीय जनता पार्टी के जी, हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व पे कोई नहीं पहुंच रहा है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ जो है पीएल पुनिया जी है, प्रभारी है, यहाँ पे और भी कई लोग हैं, तो चिंतन यादव जी हैं, तो ये लोग लगातार यहाँ आते रहते हैं और समन्वय बना के रखते हैं। और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी जैसी स्थिति नहीं, हम लगातार जनता के लिए काम करने का विश्वास रखते हैं, उसी आधार पर जनता के बीच जाएंगे और अगला जो चुनाव वो फिर से प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रभारी हमारे यहाँ भी नियुक्त किए गए, आते रहते हैं, समन्वय बनाते हैं, वापस चले जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने अयोग्य हो चुके हैं कि बाहर से एक संगठन महामंत्री बुलाया जा रहा है, यहाँ पे वो रहेगा और यहाँ के संगठन का कामकाज देखें। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ के लोगों की छवि जनता के बीच पूरी तरह से खराब हो चुकी है और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी उसे मैं आपको बता दूं
मणि साहब, मैं आपको बता दूं, संगठन महामंत्री ज्यादातर इनके यहाँ बाहर से ही आते रहे हैं। सौदान सिंह जी छत्तीसगढ़ के थे कि नहीं थे? गोविंद सारंग जी इनके यहाँ थे। गोविंद सारंग जी वो भोपाल के रहने वाले थे, कैलाश सारंग के अनुज। उन्होंने वहाँ छत्तीसगढ़ में बीजेपी और पहले संघ को फिर बीजेपी को मजबूत किया। सौदान सिंह जी भी वहाँ के नहीं थे। तो ये इनके यहाँ संगठन महामंत्री, यहाँ अरविंद मेनन जी थे, वो साउथ से आकर के बने थे। तो ये संगठन महामंत्री ज्यादातर ये लोग बाहर से ही लाते हैं। इनको स्थानीय लोग उतना विश्वास, तभी तो मैंने उनसे सवाल किया कि पवन देव साहब वहीं क्षेत्रीय प्रचारक रहे हैं, उनके ऊपर क्या विश्वास नहीं जताया संघ ने? हमारे साथ प्रदीप साहू जी हैं, प्रदीप जी से पूछ लेते हैं। प्रदीप जी, एक तरफ बीजेपी जो 15 साल सरकार की, प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। एक तरफ बीजेपी अपने जो 15 साल तक देखिए उसने शासन किया है, उसके हर जगह कार्यकर्ता हैं, गांव-गांव कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो इनकी रीढ़ कही जाती है वो रीढ़ होती है प्रदेश संगठन महामंत्री। ऐसे में उस रीढ़ पे भी विश्वास न करते हुए एक रीढ़ और लाई गई, माने एक मेरुदंड और बनाया गया जामवाल जी के नजर में। तो वो अपने संगठन को मजबूत करके 2023 फतह करना चाह रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि भूपेश जी की जो योजनाएं हैं इसमें कोई दो राय नहीं। उस योजनाओं के आधार पे गांव-गांव तक जिस तरह गोबर खरीदी हो, किसानों का कर्ज माफी हो, गरबा गुरबा योजना हो, इन योजनाओं के तहत जनता तक पहुंच रहे। जेसीसीजे कहां है? 4 विधायक थे, 3 रह गए। एक आपका विधायक देवव्रत सिंह जी थे, उनकी जगह खाली हुई, उसको भी कांग्रेस ने फतह कर लिया। ऐसे में जेसीसीजे ये कहे कि हम सत्ता में आएंगे, तो क्या कोई सोचेगा कि आप इतनी फतह कर लेंगे, सत्ता में आ जाएंगे, सीधे सीधे 46 सीट ले जाएंगे 3 से? देखिए, निश्चित तौर से पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ी में कथे चिखला में गोल और अकबर धोल लगी, भाजपा और कांग्रेस ला वोट देवे तो रोल लगी। कहने का मतलब ये कि दोनों पार्टियों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, दोनों पार्टियों को छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया है और दोनों पार्टियों ने जो जनता के साथ जो छल किया है उसका परिणाम 2023 में देखने मिल जाएगा। और रही बात हम लोग की पार्टी की, तो हम लोग की पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है। हम लोग क्षेत्र की बात करते हैं और हमारा प्रदेश छोटा सा प्रदेश है, कोई बहुत बड़ा भारी प्रदेश नहीं है और हमारी पूरी तैयारी चल रही है। हम अपने अपने संभागों में, 5 संभागों में हमारी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। और रही बात भाजपा के संगठन मंत्री की बात, तो ये उनका मतलब अंदर का मामला है। वो किसी को भी संगठन मंत्री बना के भेजे, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, वो अपने को मजबूत करने के लिए भेज रहे हैं, आपको मजबूत थोड़ी करेंगे। उसे आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि आप भी पार्टी हैं, हल्का आपके कई प्रवक्ता कह चुके हैं। हम तो छत्तीसगढ़ की जनता की ए पार्टी है। किसी के बोलने से ए और बी पार्टी नहीं बन जाते। हम अपने आप को छत्तीसगढ़ के जो आम जनता है उनकी ए पार्टी मानते हैं और सर्वप्रथम हम लोग छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं और सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ की बात करके हम स्थानीय लोगों के काम करते हैं। माननीय अजीत जोगी जी ने इतने सारे काम 2000 अपने कार्यकाल में किए, 2001 से जब वो 2003 तक मुख्यमंत्री थे। अरे वो स्वर्णिम कार्यकाल था, जिस कार्यकाल में आज भी नींव रखे जा रहे हैं, आज उन्हीं के नींव में आज भी चला जा रहा है। चाहे मैं अगर बताना चाहूं तो मुझे ऐसा लगता है स्वर्णिम कार्यकाल था, फिर भी हार गए। 2003 का चुनाव हार गए, स्वर्णिम कार्यकाल था 2000 से 2003 तक। हार जीत तो लगा रहता है। 70 साल तो कांग्रेस ने भी राज किया, तो क्या उनका स्वर्णिम कार्यकाल नहीं था? आज तो मोदी जी आ गए। तो राजनीति में जनता, तो कांग्रेस का ही कार्यकाल था 2000 से 2003 तक, कांग्रेस कार्यकाल था, जेसीसीजे का कार्यकाल नहीं था। 2000 से 2003 तक कांग्रेस का कार्यकाल था। मैं बिल्कुल मानता हूं कांग्रेस का कार्यकाल था, लेकिन अपनी कार्य करने की क्षमता होती है। आज तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन योगी जी ने जो 3 साल में जो करके दिखाया है वो किसी से छुपा नहीं है। आज भी उसी मॉडल पे काम किया जा रहा है, आज भी उनके विचारधाराओं में चला जा रहा है। तो योगी जी ऐसा काम करके गए हैं कि मुझे ऐसा लगता है और आम जनता को भी ऐसा लगता है कि हम लोग अगर उनकी बातों को लेकर भी हम आम जनमानस तक जाते हैं तो हम लोग निश्चित तौर से चुनाव जीतेंगे। आप देख सकते हैं 2018 में जब कांग्रेस की आंधी चल रही थी, जब कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया, तो भी हम लोग क्षेत्रीय पार्टी पहली बार बनाए। हमारे छाप तक गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाए थे, उसके बावजूद हम लोगों ने
14% वोट पाकर गठबंधन में 7 सीटों पे विजय प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ में पहली उसमें बीएसपी के कितने वोट थे साहब? 14% में बीएसपी के कितने थे? 14% वोट आपको मिले तो बहुजन समाज पार्टी के कितने थे? नहीं, हम तो दोनों साथ में चुनाव लड़े थे जी, और दोनों का गठबंधन था। तो फिर आप कैसे क्षेत्रीय पार्टी अकेले श्रेय कैसे ले सकते हैं? बीएसपी को भी श्रेय दीजिए ना साथ में। हम तो कह रहे ना, हम तो कह रहे हैं कि हमने साथ गठबंधन के साथ लड़ा। मैं तो ये नहीं कहा कि हमने अकेले ही लड़ लिया चुनाव। हम गठबंधन में हम लोग 7 सीटों पर आए और 7 सीटों पर आकर हमने परचम लहराया। और ये छत्तीसगढ़ में इतिहास है आदरणीय त्रिपाठी जी की आज तक किसी भी ने पार्टी बनाई हो, आप मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, स्वर्गीय जो भी लोग पार्टी बनाए उस लोगों ने इतना वोट नहीं पाया जितना जोगी जी ने पार्टी बनाकर एक यहाँ पे इतिहास रच दिया। इसके पहले छत्तीसगढ़ में पार्टी किसने बनाई थी? पार्टी किसने बनाई थी छत्तीसगढ़ में? आप तो जान ही रहे कि यहाँ पे कौन सी पार्टी यहाँ पे आकर चुनाव लड़ी थी। राकापा की पार्टी यहाँ पे आई थी। यहाँ पे आदरणीय स्वर्गीय विद्याचंद्र शुक्ला जी ने उनका दामन थामा था और दामन थाम के उन्होंने चुनाव लड़ा था। ये पिछली बात है। विद्याचंद्र शुक्ला जी के मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा। वो पार्टी कहाँ बनी थी? प्रदीप जी बताइए, वो पार्टी जहाँ से विद्याचंद्र ने दामन थामा था कहाँ की बनी थी पार्टी? पार्टी का दामन थामा था। पार्टी का दामन थाम के उन्होंने चुनाव लड़ा था और उस चुनाव के समय उन्होंने इतना वोट तक नहीं पा पाए थे। आज अजीत जोगी जी ने स्वयं अपने दम पर पार्टी बनाई। महज 3 साल पहले चुनाव बनाते हैं, पार्टी बनाते हैं और हमारा छाप भी हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए थे। कई जगह तो ऐसे थे कि कांग्रेस जनों ने तो ये भी कह दिया कि जोगी जी आज भी कांग्रेस में हैं और उनके नाम पर पंजा छाप के उन्होंने वोट तक डलवा लिए। चलिए प्रदीप जी मान लेते हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा अजीत जोगी का नाम छत्तीसगढ़ में एक ब्रांड है और आज भी उनके लाखों अनुयायी हैं, उनको लाखों लोग चाहने वाले हैं और निश्चित तौर से हम लोग 2023 में हमारी पूरी तैयारी चल रही है। हम लोग निकलेंगे और फतेह हासिल करेंगे। 46 सीट ले आएंगे आप कम से कम। देखिए वो 46 सीट आएगी, कितनी सीट आएगी वो तो समय ही बताएगा आदरणीय, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है और हमें अपने आप में विश्वास है कि जनता हमको। चलिए, आपने हमसे ये नहीं बताया कि विद्याचंद्र शुक्ल ने जो पार्टी का दामन थामा वो कहाँ बनी थी? छत्तीसगढ़ में बनी थी कि बाहर बनी थी? नहीं, मैंने कहा कि उन्होंने दामन थामा था राकापा का। अब उनके निर्माता कौन थे वो तो आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ। मैं आदरणीय स्वर्गीय विद्याचंद्र शुक्ला जी का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं से उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। चलिए, हमारे साथ के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही? चलिए, हाँ, हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी, जैसा कि मैंने सवाल किया, ये हालांकि एक आध बार कभी मैंने चौहान साहब से पूछा, उनको भी याद नहीं है, कभी मैंने प्रांतीय संगठन महामंत्री रहते थे, उनके ऊपर कभी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हमें नहीं लगता मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कभी एक आध बिरला उदाहरण होगा, तो मुझे नहीं मालूम। क्या हाई कमान की क्या सोच है? छत्तीसगढ़ को लेके कुछ ज्यादा चिंतित हैं क्या? जी त्रिपाठी जी, बिल्कुल चिंतित होना स्वाभाविक भी है केंद्रीय नेतृत्व का। और आपने अभी जैसे गिनवाया कि गुटबाजी की बात जो हुई जी, जैसे 4 गुट हैं, रमन सिंह जी, सरोज पांडे, धर्मलाल कौशिक जी बना रहे हैं अभी, और ब्रिजमोहन अग्रवाल अभी मकान बना रहे हैं। हाँ जी, लेकिन नींव रख रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत मतलब गुटबाजी तो है जी, इससे नकार, और इसको भाजपा प्रवक्ता ने भी स्वीकारा है कि गुटबाजी अच्छी चीज़ है। तो मेरा ये कहना है कि एक तो जो पिछला चुनाव अगर हम लोग देखें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 15 साल रमन सिंह सरकार वहाँ पर रहने के बाद भी इतनी बुरी तरह से पराजित हुई, तो ये कहा जा सकता है, हालांकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो है रिटेन किया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अब समस्या ये आती है कि सबसे पहले लोकसभा से पहले विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर जेपी नड्डा ने क्षेत्रीय संगठन महामंत्री जो है नियुक्त किया है, तो जामवाल साहब को लाना मेरे ख्याल में सबसे बड़ी इनकी रणनीति ये होगी कि गुटबाजी में को थोड़ा सा उसको कम किया जाए जी, कम करने की कोशिश होगी। दूसरा, चूँकि कार्डर बेस्ड पार्टी है, इसलिए ग्रास रूट लेवल पर प्रयास करेंगे कि 2023 के चुनाव में इनको मजबूत कर पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि गुटबाजी एक ही तरफ नहीं है, दूसरी तरफ भी है। आप पूर्ण बहुमत की और इतने बड़े बहुमत से बनी सरकार में आपने देखा होगा कि अजीत जोगी को जिस तरह से भूपेश बघेल और जो है टीएस सिंहदेव जी ने अलग करके और एक जोड़ी बना के और वहाँ पर सत्ता हासिल किया, आज उस जोड़ी के बीच में भी दरार है और ये दरार अभी जो है समझ में आई जब उन्होंने पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
एक और भी जो अंदर खाने में जो बात चल रही थी कि 2.5 साल का जो कार्यकाल था लोगों का, कि हम 2.5 साल भूपेश बघेल रहेंगे, 2.5 साल जो है टी.एस. सिंहदेव जी रहेंगे जी। तो शायद वो भी बीच में ये मामला उठा था 2.5 साल के आसपास, लेकिन भूपेश बघेल ने एक तरह से जो है अपने आप को ज़्यादा ताकतवर साबित किया और शायद ये उनकी योजनाएं भी काफ़ी अच्छी रही। और दूसरी बात है कि उनके अंदर कसक भी होगी टी.एस. सिंहदेव जी के कि भाई हम सीएम नहीं बन पाए। मेरा कहना गुटबाजी वहाँ भी है। अब रही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री जो हैं जामवाल साहब के आने से एक बात है कि उनकी नज़र इस गुटबाजी पर भी होगी जी। और जैसा आपने देखा होगा कि पूरे देश भर की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अक्सर ऐसे असंतुष्ट नेताओं पर नज़र रखती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कोई भी प्रदेश हो, इन प्रदेशों में हमेशा ऐसा रहा है कि ऐसे असंतुष्ट लोगों को अपने पाले में लाया जाए। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जिस तरह से बहुगुणा जी को ले आए, मतलब उनको अपने पाले में ले आए, और आप जो है और भी बड़े नेताओं को ले आए और वहाँ सरकार बना डाले, तो यहाँ भी कहीं न कहीं उनकी रणनीति होगी और इसमें महारत भी इनकी है। इसलिए महारत है कि ये इन चीज़ों पर बड़ी बारीक नज़र रखते हैं, बड़ी तरीके की। गोवा, महाराष्ट्र, न जाने कितने उदाहरण हैं कई जगहों पर जी। अब देखिए सतपाल महाराज तक को ले आए, मतलब ऐसे लोगों को ले आ लिए जो एक तरह से वहाँ की धुरी थे उत्तराखंड की। तो छत्तीसगढ़ में भी अगर इस तरह का कोई जैसे जो जोड़ी थी और जोड़ी में दरार पड़ी है तो उनकी नज़र हो सकता है टी.एस. सिंहदेव पर भी हो जी। मेरा ये कहना है कि जो अभी जो क्षेत्रीय संगठन प्रभारी जो 4 प्रांतों के जो हैं जी, उनका जो कार्य क्षेत्र होगा, जो रहने की जगह होगी वो रायपुर होगी जी। तो अब मध्य प्रदेश में उतना समय, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जी, लेकिन वहाँ पर उनको खास जो है ध्यान देने की ज़रूरत है और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय संगठन महामंत्री वहाँ पर बना करके भेजा होगा जी। और प्रांतीय महामंत्री तो हैं ही हैं जी, वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक और भी जिस तरह से कहते हैं ना कि पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस संगठन क्षेत्रीय संगठन महामंत्री को वहाँ भेजा होगा और ये जरूर है कि उनकी एक अपनी रणनीति होगी और इस रणनीति में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उनके बीच के जैसे कांग्रेस की गुटबाजी का भी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, कार्यकर्ताओं को संगठित करने का प्रयास करेंगे ताकि जो है 2023 के चुनाव की जो तैयारी हो रही भारतीय जनता पार्टी की, हमको लगता है कि जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में जामवाल साहब ने कमाल किया, हो सकता है यहाँ भी कमाल करें। असम में और कई जगह जहाँ लग रहा है कांग्रेस सरकार बनेगी। हमारे साथ शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही जी? शर्मा जी, आप भली बात जानते हैं, बहुत अच्छे से नजदीक से देखा है बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी, और खूब इनको पढ़ा भी है। ये थोड़ा सा कि एक पवन देसाई जी प्रदेश संगठन महामंत्री रहते हैं, फिर उनके ऊपर एक क्षेत्रीय संगठन महामंत्री और उनका मुख्यालय रायपुर बना दिया जाता है। क्या संघ भी चिंतित है छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है बीजेपी में उसको लेके? देखिए त्रिपाठी जी, पहले भी जो एक बात चौहान जी कहीं रुक गए थे कि सौदान सिंह का नाम लेने के लिए। सौदान सिंह 2003 में जब यहाँ सरकार बनी, उनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और वे संगठन महामंत्री के रूप में थे, जो पवन साय अभी हैं। उसके बाद वे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बने, उसके बाद फिर राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री बने, फिर उपाध्यक्ष। ये उनके रहा है सौदान सिंह की यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका रही, 3 बार सरकार बनने, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनके रहते हुए भी कहीं न कहीं रमन सिंह, सौदान सिंह, राजनाथ सिंह, इस प्रकार से जो एक चर्चा रही कार्यकर्ताओं में लेकर के, उसके बाद जो परिणाम आया, जो गुटबाजी आती है वो सत्ता के बाद की बात आती है। सत्ता जब आती है तो गुटबाजी उसके साथ ही रहती है। ये महत्वपूर्ण, गुटबाजी से लाभ वाली बात नहीं तो कहीं नजर नहीं आएगी। गुटबाजी जहां रहेगी, कार्यकर्ता बटे हुए रहेंगे, संगठन को, पार्टी को नुकसान ही होगा। एक चीज। दूसरी बात यह है कि कई जगह गुटबाजी इसलिए होती है कि 2 नेता खड़ा किया जाता है, चाहे रायपुर की बात करें, चाहे बिलासपुर में बात करें, जहां 2 नेता इसलिए करते हैं कि कार्यकर्ता पार्टी के भीतर ही एक नेता से दूसरे नेता में रहे और बाहर न जाए। एक कारण ये भी रहता है कि पार्टी के भीतर से ऐसा किया जाता है। जैसे यहाँ पे बात करें बृजमोहन राजेश मूणत की बात करें, पूर्व में लकीराम अग्रवाल के समय और बृजमोहन अग्रवाल की बात रही होती है, तमाम देखे हैं। लेकिन संगठन का रहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो जिस तरह से यहाँ पे अभी सत्ता के बाद सत्ता जो खोए हैं, उसमें जो नकारात्मक मतदान जो है और पार्टी के भीतर जो कमियां आई, एकमात्र रमन सिंह यहाँ पे अभी राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनको उनके ही बनाए हुए नेता लोग हैं जो यहाँ पे अभी सक्रिय हैं कहा जाए। एक समझ जाओ नई पीढ़ी नई तैयार नहीं हो पाई है। तो
तो उसका परिणाम ये हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में अब नए लोगों जी लगता है तकनीकी कारणों से हमारा संपर्क शर्मा जी से कट गया है। एक बार फिर चलते हैं चौहान साहब के पास। चौहान साहब, जैसा कि अभी हालांकि मेरे तकनीकी कारणों से फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, चौहान साहब बोल रहे हैं कि रमन सिंह के ही बनाए हुए नेता हैं जो हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है बृजमोहन जी रमन सिंह की बनाए नहीं है। बृजमोहन जी 90 में चुनाव जीत गए थे और मंत्री भी बने थे। प्रेम प्रकाश पांडे 90 में चुनाव जीत गए थे और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री बने थे। तो ये तो एक क्या कहते हैं एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हो गए थे वो। अगर ये बात नहीं आती कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं, तो शायद एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री नहीं बन पाते रमन सिंह जी। और आज जो माना जा रहा है कि रमन सिंह जी का ही गुट वहां सबसे ज्यादा प्रभावी है। जी ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला कि गुटबाजी जो होती है वो अच्छी बात है अगर वो सकारात्मक तौर पे हो, वो किसी भी चीज को बढ़ाती है, अगर वो परिवार हो, चाहे वो कोई संगठन हो, चाहे वो कोई देश हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये बताइए कि गुटबाजी में बहुत ज्यादा खींचातानी जो हो रही है, अगर खींचातानी होती तो क्या 3 बार हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी 3 बार बनते? देखिए चौहान साहब ये आप नहीं स्वीकार करेंगे, हम आपके यहाँ के बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने, जो मंत्री भी रहे हैं पूरे समय 2003 से अभी तक, व्यक्तिगत तौर पे कहा था कि 3 बार रमन सिंह की जो सरकार बनी है अजीत जोगी जी के कारण बनी है। 2003 तक अजीत जोगी का जो कार्यकाल रहा उसके जो एंटी इनकम्बेंसी थी तो बन गई। उस समय आप भी जानते थे कि दिलीप सिंह जयदेव बनेंगे कि रमेश बैस बनेंगे कि कौन बनेगा। रमेश बैस जी का नाम आया कि मुख्यमंत्री चले जाइए, उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद नहीं छोड़ा, बोले हम उसके साथ स्टार प्रचारक बनेंगे, तो रमन सिंह जी आगे वो बन गए। लेकिन 2008 और 2013 में अजीत जोगी जी थे कांग्रेस के साथ, इसलिए बीजेपी की सरकार बनी। 18 में अजीत जोगी अलग हो गए तो बीजेपी की सरकार गिर गई। ये तो कहने की बात है। अगर मान लीजिए कि अजीत जोगी की अगर कोई सांठगांठ होती जी तो जो वोट ऑफ परसेंटेज था जी वो 2003 में भी आपने देखा, 2008 में भी देखा और 2013 में भी देखा और 2018 में भी देखा जी। तो वोट ऑफ परसेंटेज एकदम से गिरना चाहिए था। अगर चलिए बहुत बढ़िया बात कही चौहान साहब, वोट ऑफ परसेंटेज 2013 का निकाल के दीजिए, 0.73% से आपने सरकार बनाई है। 0.73%। राइट जी, तो अब वोट ऑफ परसेंटेज गिरने की कहां बात कर रहे हैं? 2008 में ये परसेंटेज ज्यादा था और 2013-3 में और परसेंटेज ज्यादा था। अगर मान लीजिए कि अजीत जोगी के कारण भाजपा की सरकार आती है तो वो वोट ऑफ परसेंटेज लगातार बढ़ क्यों रहा था? घटना चाहिए था। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं सर आप। 2003 में वोट ऑफ परसेंटेज ज्यादा था आपका, मने डिफरेंस मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं। तो 2003 का 2008 का डिफरेंस आप देख लीजिए, 13 का देख लीजिए, 13 में डिफरेंस 0.73% घट के आ गया था। मैं वही तो बोल रहा हूं भाई साहब, जो वोट ऑफ परसेंटेज का डिफरेंस था वो 2003 में ज्यादा था जी, 2008 में कम था जी, 2013 में और कम था जी, राइट जी, यही था जी। अगर मान लीजिए कि अजीत जोगी जी से साठगांठ होती या अजीत जोगी जी बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए, तो वो इतनी जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो क्यों बढ़ता? ये जनता की अदालत है, ये जनता का निर्णय है, ये जनता जिसको चाहती है वो उसको। अजीत जोगी जी ये नहीं चाहते थे कि भाजपा को जिताना, अजीत जोगी जी ये चाहते थे कि जो कांग्रेस के अंदर उनके साथ नहीं है, उनका दुश्मन पार्टी के अंदर बन रहा है, उसको हरवा देते थे। उनका एक अपना वोट बैंक था, कम से कम 90 सीटों में 50 से 55 सीटों में उनका खुद का अपना कुछ ना कुछ वोट बैंक था, वो उसको डाइवर्ट कर देते थे। अजीत जोगी जी अपने कांग्रेस पार्टी में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो उनका मामला था जी। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के आधार पे, अपने विकास के आधार पे अजीत जोगी जी जाके जनता का मूड बदल नहीं सकते हैं। जनता को ये नहीं बोल सकते कि आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये दीजिए। जनता का खुद का निर्णय रहता है। और जैसे जैसे त्रिपाठी जी, एक बात बता दूं,
जैसे जैसे जनता जागरूक होते जाएगी वैसे वैसे जनता सही का चयन करते जाएगी। ये सर्वजित है। और 2018 में आप देख लीजिए, 2018 में जो वोट ऑफ परसेंटेज कांग्रेस को मिला, अभी जो भी चुनाव हुए, नगरीय निकाय चुनाव हुए, उसके बाद दूसरे चुनाव हुए, मध्यावधि चुनाव हुए, उसमें लगातार वोट ऑफ परसेंटेज कांग्रेस का घट रहा है और भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये काम जो काम करना है वो काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इनके हेलीकॉप्टर के लिए लड़ाई होती है, इनकी राष्ट्रीय नेता आता है, इनका राष्ट्रीय नेता आता है। तो बैसवा जी अगर आप बोल रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिएगा, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, उनकी बात खत्म हो जाए। जी, इनके राष्ट्रीय नेता आते हैं, उसमें भरे मंच में माइक की लड़ाई होती है। इनके राजीव भवन में कार्यकर्ता कुर्ते फाड़ देते हैं एक दूसरों के, और इनके हेलीकॉप्टर, उनके कुर्ते फाड़ने की बात याद है? नंद कुमार साय जी का पैर टूट जाता है, वो याद नहीं है? नहीं, इनके मंत्री जाते हैं, इनके मंत्री जाते हैं, नहीं आते हैं। इनके विधायक कलेक्टर की शिकायत लगाते हैं, वो नहीं होता है। इनके मंत्री इस्तीफा दे देते हैं और उसमें अनाप शनाप लिख के जाते हैं और उसमें जनता के हितों की बातें लिख के जाते हैं। उनको जब तक इस्तीफा विभाग छोड़ा है, मंत्री पद नहीं छोड़ा साहब, विभाग छोड़ा है। बरोबर, विभाग जो उन्होंने चलिए बैसवा जी एक मिनट, उनकी बात आ जाए, हम आप ही को समय दे रहे हैं। जी आप बीच में मत बोलिए। जी बोले चौहान साहब अपनी बात खत्म करिए बहुत संक्षेप में। चौहान साहब बात खत्म करें संक्षेप में। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि गुटबाजी होनी चाहिए, लेकिन वो सकारात्मक होनी चाहिए। चलिए, वो आपने बोल दिया। कांग्रेस के जैसे नहीं कि वो गुटबाजी का असर जनता पे आ रहा है, जैसे कि हमने कोरोना काल में देखा है। आपकी 2.5 साल की लड़ाई में आपने काम। चलिए, समय समाप्त हो गया चौहान साहब, बहुत कम समय है, बात आपकी काफी कुछ आ गई है। बैसवा जी वहां पास, शर्मा जी एक बार फिर जुड़ गए। बैसवा जी अपनी बात संक्षेप में फिर एक बार फिर शर्मा जी के पास जाएंगे। जी बैसवा जी। देखिए, सबसे पहली बात कि गुटबाजी को बार बार फायदेमंद बता रहे हैं और इनको अपना सायजी वाला याद नहीं है जो पैर टूट गया था, और हमारा कुर्ता पता नहीं कहाँ फट गया, कौन से कांग्रेस भवन फट गया, हमें खुद नहीं मालूम। कुर्ता फटने वाली घटना तो हमने कभी कुछ न सुनी है, ना देखी, ना किसी। नहीं, गुलाम नबी आजाद का कुर्ता फट गया था 2000 में। गुलाम नबी आजाद जी का कुर्ता फट गया था 2000 में। दिग्विजय सिंह जी भी वहां थे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं। छत्तीसगढ़ में ही फटा था, विद्याचरण जी के फार्म हाउस में। घटने के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन विद्याचरण जी के फार्म हाउस में गुलाम नबी आजाद जी का कुर्ता फटा था, दिग्विजय सिंह जी का कुर्ता फटा था, अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री बने थे। जी, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसके बारे में कुछ कहना है जी, जानकारी हो गई है। चलिए चौहान साहब प्लीज उनकी बात आने दीजिए। जी बैसवा जी, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार वो लगातार जनता के लिए अच्छा काम कर रही है, हर वर्ग का ख्याल रख रही है, आदिवासियों का ख्याल रख रही है, किसानों का ख्याल रख रही है, कर्मचारियों का ख्याल रख रही है, और अभूतपूर्व पैसे ले रही है ना, अपनी नवाचारी नीतियों से जनता के लिए काम कर रही है और नए नए जो विकास के जो पैमाने वो गढ़। तो छत्तीसगढ़ की जो भूपेश सरकार है वो जनता के बीच अपने कामों को लेकर जाए। और जहां तक गुटबाजी वाली बात है, तो आपको बता दूं कि जो टी.एस. सिंहदेव जी की बात अभी हो रही थी, तो उन्होंने चौहान साहब आप ही ने कहा था बीच में मत टोकिए, उनकी बात आने दीजिए। चौहान साहब आप खुद बीच में टोक रहे हैं, टीका टिप्पणी बीच में नहीं। छोड़ देना चाहिए, वो उन्हें लगा कि वो उसे जो है निभा नहीं पा रहे हैं उस विभाग कार्य को, इस कारण उन्होंने एक वरिष्ठ मंत्री को जो है उसको हस्तांतरित कर दिया। तो उन्होंने मंत्री पद नहीं छोड़ा है, एक विभाग को छोड़ा है, तो उसमें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी खुश होने की जरूरत नहीं है। उन्हें तो ये देखना चाहिए कि सरोज पांडे और रमन सिंह के बीच जो खींचतान चल रही है, जो डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ आती है, लेकिन यहाँ के वरिष्ठ नेताओं डॉक्टर रमन सिंह से किनारा बना के रखती है, उन्हें अपने साथ रखना भी पसंद नहीं करती है और लगातार उनके चेहरे को किनारे करती है। तो इन सब चीजों पे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि कांग्रेस। चलिए बिल्कुल। शर्मा जी, आपके बीच में हम तकनीकी कारणों से हमारा आपसे संपर्क टूट गया था, आप अपनी बात रख रहे थे, लेकिन गुटबाजी आपको इस समय किन के पास ज्यादा देखने को मिले, किस पार्टी में? बीजेपी में ज्यादा देखने को मिल रही कि कांग्रेस में?
देखिए, गुटबाजी अपनी जगह है। गुटबाजी का सत्ता के पास ज्यादा नुकसान होता है। एक हिसाब से देखें तो अभी जो 2.5 साल की बात आई थी वो राष्ट्रीय नेतृत्व का था, वो अभी तक राष्ट्रीय नेतृत्व ने क्लियर नहीं किया, जिसके चलते हुए अभी तक बात आ रही है। वो नाराजगी टीएस बाबा ने स्पष्ट कर दिया पंचायत विभाग लौटा करके। ये उनकी गुटबाजी, जो जय वीरू की जोड़ी कहलाती थी, जो जन घोषणा पत्र बना उसमें टीएस बाबा का जबरदस्त रोल था। ये एक एकजुटता थी उस समय, तीनों चारों जब एक साथ बैठे थे, पंकज साहब की बात करें, चरणदास महंत की बात करें, एक साथ राहुल गांधी के साथ बैठ के भूपेश बघेल का नाम तय हुआ था। ये कांग्रेस की स्थिति है। लेकिन भाजपा में जो आप 4 नेताओं के नाम ले रहे हैं उसमें नंद कुमार, एक करेक्शन करूं त्रिपाठी जी, आप पूरी बात सही बोल रहे थे, लेकिन नंद कुमार साय का जो पैर टूटा था उसमें प्रहलाद पटेल को भी चोट आई थी पीठ में, हम लोग उसमें गवाह थे। शास्त्री चौक पे जो घटना हुई थी वो आंदोलन के लिए था, सरकार के। जी, लगता है कुछ नेटवर्क का वहाँ इशू चल रहा है जिसके कारण बार बार कट जा रहे हैं हम उनसे। जी श्रीवास्तव जी। देखिए त्रिपाठी जी, गुटबाजी का ही नतीजा था कि 3 बार सरकार बनी। आपने योगी जी की बात किया था, योगी जी की, और कांग्रेस के भीतर गुटबाजी थी और उसकी वजह से फ़ायदा मिल रहा था। हालांकि ये बता रहे हैं कि उससे जो है जनता का नुकसान होता है, जनता से ज़्यादा जो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो रहा था। तो मेरा ये कहना है कि ये जो गुटबाजी को लेकर के जो बात है, जामवाल साहब आके इसको कितना समाप्त करेंगे उनकी पूरी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो प्रयास किया है कि एक अतिरिक्त जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री, काफी संघ के काफी वरिष्ठतम आदमी को ले आए, तो छत्तीसगढ़ पर उनका पूरा छत्तीसगढ़ पर केंद्रित है ध्यान। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अब महज 2 ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पर की सरकार है। और आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से सरकार गिरी कांग्रेस की, उसके बाद एक छत्तीसगढ़ में पूरा बहुमत है, नहीं तो वहाँ पर भी तोड़फोड़ जरूर हो जाती जी। राजस्थान में प्रयास हुआ तोड़फोड़ का, सफल नहीं हो पाई भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यहाँ पर तो अभी चूंकि इतना बहुमत है इसलिए कोई प्रयास नहीं हो रहा। तो तब इनका जो निशाना क्या है, आने वाला 2023 का चुनाव है। 2023 के चुनाव में निश्चित रूप से मैंने फिर एक बार कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि कांग्रेस के जो असंतुष्ट हैं, आपने अभी बताया कि जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार शर्मा जी ने बोला कि जय वीरू की जोड़ी, अगर इस जय वीरू की जोड़ी में कोई दरार होती है और इनके बीच में डिफरेंस है, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के माध्यम से जरूर यह प्रयास करेगी कि वो पूरा मतलब इनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकती है। जी जी जी। एक बार फिर हमारे साथ शर्मा जी जुड़ गए हैं। शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही? चलिए, हमारे साथ प्रदीप साहू जी। प्रदीप जी, चलते चलते आपसे सवाल है। निश्चित तौर पे बीजेपी जो कह रही है वो अपने आप में आप बकवास मान रहे होंगे, कांग्रेस जो अपना दावा कर रही है वो अपने आप में बकवास मान रहे होंगे, लेकिन आपकी 2023 में मुख्य प्रतिद्वंदी कौन रहेगा, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, जो सरकार में होते हैं उसको हम लोग अपना ज्यादा प्रतिद्वंदी मानते हैं, और जो सरकार में भूपेश बघेल जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, हमारी लड़ाई सीधे उनसे रहेगी और हम लोग डट के मुकाबला करेंगे और निश्चित तौर से हम लोग जीतेंगे। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, जो कई सारे वादे थे, चाहे हम जन घोषणा पत्र जब बना था, जब गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाए थे, बड़े बड़े वादे किए थे कि हम सरकार में आते ही 10 दिनों में, चाहे वो शराबबंदी की बात कर ले, चाहे वो हमारे जो बेरोजगार साथी हैं उनको रोजगार की बात कर ले, चाहे वो 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता की बात कर ले, चाहे वो अनियमितीकरण को नियमित करने के, मतलब ऐसे तमाम कई सारे मुद्दे, जीवित मुद्दे हैं जिसको लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित तौर से जनता ने कांग्रेस की सरकार को जिस विश्वास के साथ पूर्ण बहुमत में बैठाया था, वो विश्वास अब कांग्रेस पार्टी खत्म कर चुकी है। इस विश्वास के साथ हम लोग वहां पर जाएंगे और जनता जनार्दन से वोट मांगेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि जनता जिस तरीके से हमें 14% वोट देकर हम लोग ने विश्वास जीता था, उसी तरीके से इस बार और बहुमत से हम लोग। चलिए, तो मतलब बीजेपी को आप तीसरे नंबर पे फेंक दिया बीजेपी को आपने? पहले पे आप रहेंगे, दूसरे पे कांग्रेस, तीसरे बीजेपी। सर 15 साल की सरकार 15 में सिमट गई। आप आज देख सकते हैं, विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कहीं नजर नहीं आती। आज इतने बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, वो घर में अपने बैठे हुए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो 15 साल की जो काली कमाई है
वो डरते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी कोई छापा ना पड़ जाए, इसलिए आप देख सकते हैं कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं होता। वही घिसी पीटी पुरानी जो चीजें हैं उसको विज्ञप्ति जारी करके, 1 साल चुनाव बचा है, 1 साल चुनाव बचने के बाद कोई बड़ा आंदोलन नहीं होता जनता के लिए। चलिए तो आप कर दिया करिए, लड़ाई लड़ी प्रदीप जी आप करिए ना आंदोलन। कैसे जनता के बीच जाके वोट मांगेंगे? चलिए आप तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल, हम तो निश्चित तौर से कर रहे हैं, पूरे प्रदेश भर में हमारा आंदोलन जारी है। अभी आप देख लीजिए 505 करोड़ का जो मामला आया था, जिसमें टीएस बाबा जी ने अपना इस्तीफा दिया था ये कहकर कि मैंने जो प्रधानमंत्री आवास योजना, चलिए समय प्रदीप जी हमारा समाप्त हो गया है। मिनट लूंगा त्रिपाठी जी। उसके बावजूद ये तो प्रधानमंत्री आवास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मामला था, उनको तो सर्वप्रथम जाके वहां पे आंदोलन छेड़ना था, जहाँ पे 505 करोड़ का मुख्यमंत्री जी। प्रदीप जी निश्चित तौर पे आपकी पार्टी, आपने जैसा कहा कि सरकार आप ही बनाएंगे, हम मान लेते हैं चौहान साहब आपकी बी पार्टी ऊपर निकल जाएगी, आप नीचे आ जाएंगे प्रदीप जी के दावे के अनुसार। चलिए हमारा समय समाप्त हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब आपका, प्रदीप जी आपका, शर्मा जी आपका, श्रीवास्तव जी आपका और मणि जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी अभी ज़्यादा मजबूत नहीं दिख रही है। वहीं विधानसभा की वर्तमान तस्वीर को देखें तो इसमें कांग्रेस के जहां 71 सदस्य हैं, तो वहीं बीजेपी का आंकड़ा सिर्फ 14 है, जबकि जीसीसी के 3 और बसपा के 2 विधायक हैं। विपक्षी विधायकों की संख्या को जोड़ भी दें तो आंकड़ा 20 नहीं पहुंच रहा। ये तस्वीर बताती है कि कांग्रेस ने पिछले चुनाव में कितनी दमदारी के साथ चुनाव लड़ा और बड़ी कामयाबी हासिल की, जबकि भूपेश सरकार की जो योजनाएं हैं और जिस तरह से इनकी चर्चा देश भर में है, उसे देखकर इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी को मजबूत करने के लिए नए संगठन महामंत्री अजय जामवाल को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। इसी के साथ जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।